आप दोनों जो भी अभी लाइव हैं, तो वो ऑलरेडी मतलब पढ़े हुए हैं ना? अगर पढ़े हुए हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो। जो मैट्रिसेस का पोर्शन है वो पढ़े हुए हैं, क्योंकि फास्ट पढ़ाने का कोई मतलब उस तरह से बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं। अगर पढ़े हुए हैं और याद नहीं है तो एक अलग बात है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में देख लेंगे ऐसे लिख के, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, सारा चीजें इसमें हम डिटेल में लिखे हैं, फिर सब कुछ को देखते बताते वो बनता नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीजें बात हो जाता है, और कुछ नहीं। ओके, तो पढ़े हुए हैं, चलिए तो ठीक है, यहाँ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग लास्ट में क्या देख रहे थे? कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। थोड़ा सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जाएंगे, आज सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे ही डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हम बोले थे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके इक्विवेलेंट है किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं तो उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स आप बना पाते हो तो हम लोग बोलते हैं कि ए क्या है? इक्विवेलेंट टू बी है। ठीक है? अगर इक्विवेलेंट ना, इक्विवेलेंट रिलेशन को भी फॉलो करता है। अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, तो बी भी ए के इक्विवेलेंट होगा। कोई मैट्रिक्स खुद के भी इक्विवेलेंट होता है। ए अगर इक्विवेलेंट है आपके बी के, एंड बी अगर इक्विवेलेंट है सी के, तो आपके ए भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे सी। दैट इज इक्विवेलेंट जो है यहाँ मैट्रिसेस में, वो इक्विवेलेंट रिलेशन को भी आपका क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है? तो ये चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ पे रो इक्विवेलेंट रैंक देख रहे थे, तो हम लोग रैंक देख चुके हैं ऑलरेडी इक्लॉन फॉर्म से। रो रैंक कॉलम रैंक रैंक ही बराबर होता है, लेकिन रो नलिटी कॉलम नलिटी में थोड़ा सा चेंजेस होता है। और एन ट्रिपल वेक्टर एल आई एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। रो इक्विवेलेंट क्या कहेंगे? कोई अगर मैट्रिक्स ए को रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, रो इक्विवेलेंट दोनों का रैंक सेम होता है। कॉलम इक्विवेलेंट में कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसमें भी रैंक सेम होता है। आपका रैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अगर आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो या कॉलम करो, जैसे हम लोग इक्लॉन फॉर्म के लिए करते हैं। ठीक है ना? इक्लॉन फॉर्म के लिए, तो इक्लॉन फॉर्म में ना हम लोग सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 R2 में से R1 घटा दिए, या R3 में से R2 को घटा दिए, इस तरीके से जो करते हैं वो रो के साथ करते हैं, तो वो रो वाले हो जाते हैं। ठीक है? रैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद रैंक का ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक क्या होता है? मिनिमम होगा दोनों का, मैक्सिमम क्या होंगे? रैंक के प्लस रैंक भी से ये एन घटेगा। ये एन क्या है? दोनों के बीच में जो ए और बी में जो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रॉ के बराबर जो होता है, वही वाले यहाँ पे घटते हैं। ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ऑर्डर 5 का है तो 5 घट जाएंगे। ठीक है? तो वो एन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। आई थिंक ये फॉर्मूला हम लोग जब आप नोट्स देखोगे इस वाले नोट्स को, कुछ कुछ फॉर्मूला हम पहले भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं ऊपर में। तो नोट्स में देखिएगा, सारा चीजें देखिए, एक ही साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जैसे यहाँ पे है ना, ये एन है, तो एन क्या होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो जो होते हैं वही वाले यहाँ पे आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो रन करता है प्रोडक्ट में बेसिकली। ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, रैंक ए प्लस बी वाले भी फॉर्मूला होंगे ऊपर, कहीं ना कहीं हम वो भी लिखे होंगे, रैंक ए प्लस बी या नीचे वाले में। तो वो दोनों फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आगे आपके रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है? ओके, हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे चलेंगे डायरेक्टली अब, ये सबको बहुत ज्यादा ये नहीं है। सर रो रिड्यूस क्या होता है? हाँ, रो अ, रिड्यूस। हाँ, ये मतलब इचेलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस फॉर्म में क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों एक तरीके से सेम ही होगा, बस इक्लॉन फॉर्म एक खास कंडीशन में होता है, कि आपको कंडीशन है कि एक जीरो के बाद दो जीरो चाहिए, एटलीस्ट दो जीरो के बाद तीन जीरो चाहिए, तीन जीरो के बाद चार जीरो चाहिए, इस तरह से। और इक्लॉन फॉर्म को तैयार करने के लिए हम लोग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लेते हैं ना, उसी को रो रिड्यूस कहते हैं। रो रिड्यूस मतलब कोई भी मैट्रिक्स में आप जब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो रो रिड्यूस कहलाता है, बस। ठीक है? और अ, रो रिड्यूस करके ही इक्लॉन फॉर्म बनाते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन जहाँ जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था तो उसमें था कि किसी एक में जो पहला एलिमेंट है हम उसे वन कंसीडर करते हैं, और किसी एक में है कि हम कोई भी टर्म हो सकता है नॉन जीरो। हाँ, देखिए, वन कंसिडर करते हुए इक्लॉन फॉर्म कहता है। ठीक है?
तो हम ओके। लोग जब रो इक्लॉन में अगर हमको सिर्फ रैंक निकालना हो ना, तो रैंक में इक्लॉन फॉर्म में वन कहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वन बनाना ही है, वन तो हम कभी भी बना सकते हैं। तो रो रिड्यूस करके भी हम लोग डायरेक्ट रैंक बोल देते हैं कि 3 नन 0 आया। तो इक्लॉन फॉर्म में वो समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता है, देखिए, लेकिन वो जरूरी कोई इम्पैक्ट डालता नहीं है। ओके। ठीक है। एक दो क्वेश्चन आए थे मतलब जिसमें प्रॉपरली मेंशन था कि रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म करके, हाँ। तो ये पूरा मेंशन था कि रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। अच्छा, देखिए, रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बोले या अगर इक्लॉन फॉर्म बोले, कोई खास अंतर नहीं है। रो रिड्यूस में बस यही हो जाता है, जैसे कि इक्लॉन फॉर्म में क्या चाहिए, 1 2 3 कर देते हैं, 4 5 6 कर देते हैं, 7 8 9 मान ले ऐसा कर दिए, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म क्या बोलता है कि अगर आपका 1 2 3 है, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका कुछ भी अल्फा हो जाए, अगर यहाँ दोनों 0 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, इन द सेंस आपके ये वाले एलिमेंट 1 होना ही चाहिए इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है। बट रो रिड्यूस में क्या बोलता है, अगर यहाँ 1 आपके नहीं हो गए, कुछ भी अगर आपका ये बीटा हो जाता है, ये गामा हो जाता है, तो ये रो रिड्यूस टाइप से हो गया। लेकिन ये इसमें भी रैंक उतना ही होगा जितना अगर यहाँ पे 1 कर देते हैं, क्योंकि बीटा को तो हम्म। कभी भी डिवाइड करके बीटा 1 बना सकते हैं, गामा में कभी भी डिवाइड करके पूरे रो को गामा को 1 बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक है। है सर, ठीक है, ठीक तो है। बस इतना ही फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। रो रिड्यूस करके इक्लॉन फॉर्म तैयार करते हैं। अगर रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बोलता है तो यही वाले हो गए। अगर आपके नॉर्मल इक्लॉन फॉर्म बोलते हैं तो हमको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। ठीक ठीक है। ठीक। कोई खास अंतर नहीं है। हाँ। तो ठीक है। अब आता है वैक्टर्स, थोड़ा सा वैक्टर्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। वैक्टर्स यानी कि टपल, कोई भी, जैसे हम लोग R2 में वर्क करते हैं, R3 में, इन शॉर्ट हम लोग Rn में वर्क करेंगे, तो वहां पे भी ये टपल आपका काम करेगा। ठीक है। ये चीजें हैं। तो अल्फा ले लेते हैं, इसको कहते हैं एन टपल, जैसे कोमा कोमा कोमा, ये आपके एलिमेंट होंगे, आपके या तो Rn के होंगे या आपके Cn के होंगे, मतलब एन डायमेंशनल स्पेस का होगा। अभी के लिए हम लोग मानते हैं टू टपल है, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, जो कि इन जनरली अगर रियल एनालिसिस में वर्क करे R2, यहाँ पे C2 का भी हो सकता है, Q2 का भी हो सकता है, किसी का भी फील्ड की, जिस फील्ड में हम लोग वर्क करेंगे उसका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई पॉइंट लेते हैं R² में तो ऐसा देता है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में लेते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो इसको 3 टपल कहते हैं। लिनियर अलजेब्रा में हम लोग एन टपल पे वर्क करेंगे। ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे लिखें कि अच्छा ये सारे वेक्टर्स है। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसमें कि जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं 2 डायमेंशनल में, तो यहाँ पे ऐसा करके 0 0 लिखते हैं। 3 डायमेंशनल में अगर ओरिजिन कहना हो तो इस तरीके से कर देते हैं, और यहाँ पे होता है 0 0 0। उसी तरह एन डायमेंशनल में ओरिजिन बस इसी तरह से लिखते हैं, जिसका नोटेशन बोल्ड ओ में कर देते हैं। कोई भी वेक्टर्स को अगर हमको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो सारे आपके पोजीशन में होंगे। इतना ध्यान रखिए, कोई जो वेक्टर्स होता है ना, वो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम है, तो वो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स को ही हम लोग यहाँ पे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दो दो मैट्रिक्स जो है आपका इक्वल कब होगा? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो वही हो गया, टू वेक्टर बराबर कब हो गए? जब कोरोस्पोंडिंग आपका क्या हो गया, एलिमेंट आपके यहाँ पे बराबर हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन वही आ गया, एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड कीजिएगा, इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर है। आगे चल के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वर्क करते हैं। ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप इक्वल करते हैं 0 के, तो बदले में आपको सारे स्केलर्स 0 आने चाहिए। ये हो गया आपके Li। और अगर कोई भी एक भी स्केलर नन जीरो के लिए भी अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, तो वो हो जाता है आपके LD। सिंपल सी बात है। ठीक है। Li LD इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है ना। एलआई में क्या है, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वेक्टर्स का, उसको करेंगे 0 के बराबर, इंप्लाई में हमको सारा स्केलर 0 आना चाहिए। अगर एक भी नन 0 आ जाता है तो फिर हो जाएंगे वो जो वेक्टर्स है वो एलडी है, या वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो एलआई है या एलडी है। ये काम आता है, अक्सर काम आता है। ठीक है। तो इसको अगर आप लोग पढ़े तो हम क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते हैं। हम्म, हाँ। ये छोटा छोटा रिजल्ट है कि अगर एक वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर में, इसका मतलब वो सारे वेक्टर्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, एलडी होंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलो। हो गया टाइम तुम्हारा? आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हारा टाइम हो गया? हाँ 9:30 बज गया लगभग। और क्या निकल रहे हैं? कितना बजे? ट्रेन का टिकट कंफर्म है कि नहीं है? हाँ तो फिर आप क्या सोच रहे हो? तो उसको रहना होगा नहीं रहना होगा क्या करेगा वो बाद में घर जाके डिसाइड करेगा। खाली है? क्या पाचक? ऐसे पाचक खा खा लिया रहे हो? तुम्हारा? ठीक है तब निकलो और क्या बोलेंगे। नींद आ रहा है क्या? स्लीपर है ना? आराम से सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अभी भीड़ नहीं होगा आज। नहीं उतना ही होता है। हम वो सोता नहीं भांग है? भांग पी के क्या सो नहीं लेते सोता हैं। है? वो नहीं सो पाता है ट्रैवल। नहीं किया है ना पहले इतना? सब लोग को नींद नहीं आता। मतलब पहली बार में तो जर्किंग होता है ना, हम लोग को तो आदत है ऐसे बहुत गया और ज्यादा सो जब जाएंगे। ट्रेन पे जो कल भी चल रहा था ना साला, ट्रेन में ऐसा है कि ट्रेन में लगता है कि पटरी से नीचे उतर जाएगा। ट्रेन स्लीपर में ऐसा कौन सा ट्रेन? नहीं कैपिटल है। क्या पे आरा से? हाँ हाँ आरा से। आरा से कहाँ? हाँ आरा से पटना आता है राजेंद्र नगर स्पेशल बोल के फिर पटना से निकलता है। ठीक है तो आरा रुकती है उसमें? अबे वहीं से यहाँ से आरा से कर दिया है, आरा से पटना आएगा स्पेशल बोल के राजेंद्र नगर, फिर पटना से कैपिटल बन जाएगा वो। फिर खैर छोड़ो ना, तो जो भी हो तो जाओ और क्या, थक गए हो फिर उसके बाद सुबह देखो क्या होता नहीं होता। क्योंकि हाँ फिर आना होगा तो आना फिर, है ना? हाँ आराम से। अभी टाइम कितना हुआ तुम्हारा? 9:30 हुआ है। 10 बजे निकल। आराम से निकलो। अच्छा ठीक है निकलो, अभी 11 बजे 10:30 बजे तक तो तुम्हारा ट्रेन आएगा। वहां पे थोड़ा देर चल। हाँ तो ठहरो जाओ, अभी कोई सामान वामान तो है नहीं। तो तुम भी पढ़ रहे थे करेंगे। वो लोग का हो गया, गप्पे कर लिए खूब? हम्म, चलो जल्दी साथ में ठीक नींद आ रहा है रे हमको, करा दो ना हम सोते हैं। है। ठीक है जाओ, ठीक है हाँ अच्छे से जाना। कुछ है नहीं ऐसा कि हम तुमको दे कि घर ले जाओगे। मेरे घर, नहीं नहीं मेरे घर ले जाने के लिए दवाई ववाई दिमाग में रहा नहीं ना, दवाई हाँ कुछ दवाई खरीद देते हैं भैया। चलो हम क्लास लेते हैं। ओके, क्या आप बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन पे हम कुछ देर तक स्क्रीन को रखे थे, ये जो दो वेक्टर है यहाँ पे दिया गया ये एल आई है या एल डी है? क्या बता सकते हैं? एक आपका x1 है एक आपका x2 है, दो वेक्टर जो है एल आई है या एल डी है? एल आई मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट, एल डी मतलब लीनियर डिपेंडेंट। क्या होगा? काम डिपेंडेंट है आता है सर। अक्सर। क्या डिपेंडेंट। होगा? डिपेंडेंट। एल आई? एल डी एल डी। एल डी? एल डी हो जाएगा ना? क्यों? अगर एक यस सर। वेक्टर को अगर गौर से देखिएगा x1 को तो 3x1 कीजिए, 3x1 कीजिएगा तो 3 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे 12, 3x1 बराबर x2 हो गया है ना? तो जब आपका खुद से सोचिए कि 3x1 बराबर x2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो आप इसको a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू 0, जहां पे आपका a1 बराबर 3 है और a2 बराबर -1 है, जो कि दोनों का दोनों जीरो नहीं है। जब दोनों ही जीरो नहीं है, कहता है एलडी के लिए कम से कम एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना? नॉट ऑल KI जीरोस, नॉट ऑल KI मतलब एटलीस्ट एक, यहाँ पे दोनों ही नॉन जीरो है तो हो गया एलडी। अगर यहाँ पे आपका a1 भी जीरो होता और a2 भी जीरो होता तो एलआई हो पाता। कहने का मतलब इस तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं होगा एलआई में। एलडी में क्या होता है, अगर एलडी है तो एक वेक्टर जो है ना दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, मतलब वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, x1 को लिख दिए अल्फा टाइम ऑफ x2। ठीक है, तो ये आपका पहचान होगा एलडी का। अगर एलडी है तो एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, उसी को हम यहाँ पे मेंशन भी किए थे। इफ वन वेक्टर इज एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर देन द सेट ऑफ वेक्टर कंटेनिंग सच वेक्टर इज एलडी। ठीक है, कोई भी एक लिखा गया तो सारा वेक्टर का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलडी सेट कहेंगे। ठीक है, देखिए रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है ना सिंपली रैंक के बराबर होता है। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब जितना भी इंडिपेंडेंट रो है उसको कहते हैं रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, बस आप इतना समझिए। और उस सारे रो से अगर हम लोग एक वेक्टर स्पेस जनरेट करेंगे उसको कहते हैं रो स्पेस। ठीक है, स्पैन अगर कोई सब स्पेस करता है तो उसको कहते हैं रो स्पेस, जो कि वेक्टर स्पेस में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है ना? वीएन कहने का मतलब हो गया वेक्टर स्पेस, या तो आरएन लिखिए या तो सीएन लिखिए या तो क्यूएन लिखिए, इन शॉर्ट हम लोग एन डायमेंशनल स्पेस वीएन हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से रो
रैंक क्या हो गया, जितना भी इंडिपेंडेंट रो है या इक्लॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रो है वो सारा इंडिपेंडेंट ही होता है, वो हो गया रो स्पेस। अब यहाँ से रो रैंक इसी को ही कहते हैं। रो नलिटी क्या होता है, जितना भी रो है उसमें से रो रैंक घटा देंगे तो आपको क्या बचता है, रो नलिटी बच जाएगा। जितना भी रो है उसमें से रो रैंक घटा देंगे तो आपका रो नलिटी बच जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान में रख रहे हैं। चलिए ये सब ठीक है। ये अभी आपको नहीं बताने की जरूरत है। ये दो वेक्टर का एडिशन भी कोई खास नहीं है। इसको देखते हैं। Set of row vectors span a subspace R of Vn is called row space. Dimension of row space is called row rank. कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स हो या कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन देता है, उसमें जितना भी इक्लॉन फॉर्म आप बना लीजिए, सिंपल सा। और जितना भी नॉन जीरो रो है वो हो गया, 3 रो है तो वो रो रैंक हो जाता है, जो कि रैंक के ही बराबर होता है। और बाकी रो जो जीरो रो है वो हो गया आपके रो नलिटी, रो नलिटी हो जाएंगे। ठीक है, रो रैंक प्लस रो नलिटी को मिला दे तो टोटल नंबर ऑफ रोज दे देंगे। रो रैंक और रो नलिटी को मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपको क्या दे देगा, रो दे देगा। ठीक है, जितना सारा है। अब यहाँ पे बोलता है कि सर ये वाले क्या स्टेटमेंट है, तो इसको कहता है जितना भी रो वेक्टर है वो स्पैन करेगा एक सब स्पेस। स्पैन करने का मतलब जनरेट करना। अब मान लेते हैं 3 रो है और अगर तीनों एलआई है तो एक सब स्पेस जनरेट करेगा 3 डायमेंशनल। अगर 4 रो है और चारों एलआई है, एक सब स्पेस जनरेट करेगा 4 डायमेंशनल। 4 डायमेंशनल इसका मतलब उसका वो रैंक 4 हो गया, जितना डायमेंशनल उतना रैंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरेट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे बता दीजिए इससे, रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे भी वही चीज है ना, लीनियर इंडिपेंडेंट रोज। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, और क्या दे बोलिए, ऐसे इसी इसी पैटर्न पे दे देते हैं। और ठीक है ना, 4 5 6 7। चलिए, मुझे यहाँ पे आप सिंपल से ये बता दीजिए, फाइन रो रैंक कितना होगा, रो रैंक और रो नलिटी। रो नलिटी कहने का मतलब हो गया जितना रैंक है, टोटल नंबर ऑफ रो, कितना रो है, 4 रो, 4 रो से रो रैंक घटा देंगे तो रो नलिटी आ जाएगा। 4 में से रो रैंक घटा देंगे तो आपका रो नलिटी आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 बाई 4 का है तो रो रैंक प्लस रो नलिटी, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, रो रैंक प्लस रो नलिटी। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, तो आपके पास 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो में कितना रो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर चारों लीनियर इंडिपेंडेंट है तो रो रैंक 4, रो नलिटी 0। अगर 3 ही इंडिपेंडेंट है, 4 डिपेंडेंट हो रहा है तो किसी एक को हटा देंगे जो कि डिपेंड कर रहा है, तो 3 बचेगा, तो 3 हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे, उससे अच्छा एक काम कीजिए ना सर, रो रैंक ही ना निकालना है। रो रैंक जो है रैंक के बराबर होता है, तो रो रैंक रैंक के बराबर होता है, रैंक तो इसका इक्लॉन फॉर्म से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इक्लॉन फॉर्म में क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेम कॉलम रैंक भी रैंक के बराबर हो जाएगा, लेकिन कॉलम नलिटी अलग होता है। तो इसका फटाफट इक्लॉन फॉर्म बनाइए और मुझे बताइए कि रो रैंक कितना होगा। अगर टफ लगता है तो हम आसान क्वेश्चन दे देंगे। सर 2 बनेगा रो रैंक। कितना आ रहा है, 2। 2। ओके, और कोई, सर रैंक इसका 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना, तो रैंक इसका 2 है तो रो रैंक भी 2 हो जाएगा, रो नलिटी भी 2 हो जाएंगे आपके। रैंक इसके अगर 2 आ रहे हैं तो आपके रो रैंक भी 2 हो जाएंगे, रो नलिटी भी 2 हो जाएंगे। तो अच्छा हम भी देख लेते हैं चेक करके, अगर आप लोग दोनों तो वही बोल रहे हैं। इक्लॉन फॉर्म से करना आसान रहेगा। 1 2 3 4, ये हो गए 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3। हम नीचे से ऊपर घटा रहे हैं, ठीक है, या ऊपर से नीचे कर देते हैं, आसान रहेगा उसमें ना, नेगेटिव लगाने का झंझट नहीं रहेगा। 1 2 3 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर 0, 6 से 4 गया 2, और 9 से 5 ये 4 हो जाएंगे।
और यहाँ पे 3 से 12 6 हो गए। ओके, ये 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो गया 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, और यहाँ पे 9, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इतना हो गया। तो हो गया 1 2 3 4, 0 1 2 3 0, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 9। हाँ, इसके रैंक हो गया मैट्रिक्स का 2। रैंक अगर 2 हो गया तो आपका रो रैंक भी कितना हो गया? रैंक अगर 2 हो गया तो आपका रो रैंक भी 2 हो गया, रो नलिटी भी 2 हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ रो आना चाहिए। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म से तो आप कर लिए, क्योंकि रैंक जो है उसी के बराबर होता है। सिंपली रो रैंक जो है रैंक के बराबर होता है। उसी तरह से कॉलम रैंक जो होता है ना, वो भी रैंक के बराबर होता है। तो अगर आपको कॉलम रैंक और रो रैंक निकालना हो ना, तो सिंपली रैंक निकाल लीजिए। कॉलम नलिटी क्या होगा? जितना सारा कॉलम है उससे कॉलम रैंक घटा देंगे तो कॉलम नलिटी निकल जाएगा। क्यों? नहीं तो फिर आपको लीनियर इंडिपेंडेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये चारों लीनियर डिपेंडेंट है। अब एक इसमें से हटाएंगे, पता चला तीन तीन भी लीनियर डिपेंडेंट है, फिर एक और हटाएंगे तब जाके दो लीनियर इंडिपेंडेंट बचेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा। एक इससे कर सकते हैं, या आप इन चारों से एक वेक्टर स्पेस जनरेट कीजिए, मतलब इन चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर स्पेस जनरेट होगा, और उसका जो डायमेंशन होगा ना, वही रो रैंक होगा, तो वो दो डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करेगा। अब वो दो डायमेंशनल स्पेस को कैसे जनरेट करेगा, अगर ये आपको देखना है ना, तो हम एक रफली ये सब बताएं, यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे बताए हैं, ये रफली हम बताएं समझाएं, अभी बताने का तो टाइम नहीं है। जनरेट वन डायमेंशनल स्पेस है, दो वेक्टर तीन वेक्टर, लेकिन एक ही डायमेंशनल स्पेस जनरेट करता है। इस सब में हम बताएं है कितना, एक दो तीन वेक्टर, लेकिन दो डायमेंशनल स्पेस को जनरेट कर पाता है। यहाँ पे भी उसी तरह से, तो ये पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस कर जनरेट कर पाता है। तो हम ये रफ में बताएं, समझ में आए ठीक, नहीं तो इसको वीडियो से देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि स्पैन क्या होता है। स्पैन करने का मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और अगर वो दोनों एलाई है तो दो डायमेंशनल जनरेट करेगा। तो इसी को हम रफ में ये सारा समझाए थे। ठीक है, अभी तो इतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेहतर, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये समझ में आ गया। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो लीनियर इंडिपेंडेंट रो इन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एलिमेंट। ठीक है, ये तो नोट वाला है, ये कोई खास नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म इज रो रैंक ऑफ। इक्लॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, दैट इज रैंक जो है वही हो गया। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? कुछ नहीं रखना है। कोई भी मैट्रिक्स देता है, आपको बोलता है रो रैंक निकालिए, आपको बोलता है रो नलिटी निकालिए, कॉलम रैंक निकालिए, या कॉलम नलिटी निकालिए, सिंपल सा इसका रैंक निकाल दीजिए मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म से। जो रैंक आया वही रो रैंक है, वही कॉलम रैंक है। टोटल रो में से रो रैंक घटा देंगे तो रो नलिटी, टोटल कॉलम में से कॉलम रैंक घटा देंगे तो कॉलम नलिटी। रैंक, रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा सेम होता है, लेकिन रो नलिटी और कॉलम नलिटी जो है वो हमेशा सेम नहीं होता है, डिपेंड करता है मैट्रिक्स पे। ठीक है ना, वही हो गया। एक दो तीन चार ये सारा एम क्यों टपल सेम है, नहीं ये होता तो? कॉलम्स है। कॉलम्स एक स्पेस जनरेट करेगा, सब स्पेस उसका डायमेंशन को हम लोग कहते हैं कॉलम रैंक। इससे अच्छा इसको अच्छा, याद रखिए। ट्रांसपोज करने पे तो रो कॉलम बन ही जाता है, तो फिर हाँ तो हाँ, इतना ट्रांसपोज सेम करके नहीं भी होता। करेंगे, वही बात है, वहां से भी सोच सकते तो हैं अगर ए तो का फिर रैंक। रो नलिटी और कॉलम नलिटी सेम क्यों नहीं होगा? क्या ट्रांसपोज नलिटी कैसे सेम हो जाएगा? नलिटी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, अगर ए आपका मान लेते हैं कि 3/7 कर स्क्वायर देंगे, मैट्रिक्स में अगर देखें तो स्क्वायर में तो सेम ही होगा, लेकिन हमेशा स्क्वायर का रैंक पूछेगा जरूरी थोड़ी है। स्क्वायर में सेम होगा नलिटी। स्क्वायर में तो सेम ही होगा, स्क्वायर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर 3/7 दे अच्छा, देगा तो फर्क पड़ जाएगा, है ना। ये चीज स्क्वायर में यस सेम सर। होगा, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हम बोले हमेशा सेम नहीं होता है, इसका मतलब समटाइम सेम हो सकता है। ओके, इसको याद रखना है, कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, रो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, इसको और रैंक में होता है। जितना भी रो रैंक और रो नलिटी मिला देंगे तो नंबर ऑफ रोज होगा, उसी तरह से कॉलम रैंक और कॉलम नलिटी मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रो रैंक, रो नलिटी, कॉलम रैंक, कॉलम नलिटी, इस मैट्रिक्स का मुझे फटाफट बनाइए, बता दीजिए क्या होगा।
रो रैंक प्लस रो नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कॉलम रैंक प्लस कॉलम नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो रैंक है 2, रो नलिटी है 1। कॉलम गेट को बस हटा दें। रो रैंक कितना आया? 2। 2। रो रैंक इक्वल टू 2, तो रो नलिटी कितना हो जाएगा? 1। कॉलम रैंक कितना आया? तो कॉलम नलिटी कितना होगा? क्योंकि रो रैंक अगर आपका निकल गया, रैंक निकल गया, तो वही रो रैंक है, वो कॉलम रैंक है, वही होगा। टोटल रो 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो एक रो नलिटी। टोटल कॉलम 4, 4 में से रैंक घटा देंगे 2, तो 2 कॉलम नलिटी। बस एक निकला तो सब हो गया। एक ही में तो सारा चीज डिपेंड करता है ना। एक निकला तो सब हो गया। क्लियर है ना? एक हाँ निकला तो सर, रो सब हो रैंक गया। और रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा सेम होगा हाँ रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर बिल्कुल, ऑफ हमेशा इंक्रीज। रैंक वाले केस में हमेशा सेम होंगे। रो रैंक और कॉलम रैंक रैंक के बराबर ही होंगे, लेकिन रो नलिटी कॉलम नलिटी अलग होंगे। ठीक है? कॉलम रैंक भी रैंक के बराबर है, और ऊपर में जब रो रैंक किए थे भी, वो जैसे रो रैंक प्लस रो नलिटी नंबर ऑफ रो है ना, और रो रैंक भी रैंक के बराबर है। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मिटा ही देते हैं क्वेश्चन को। चलिए ठीक है। ये सम ऑफ टू मैट्रिक्स का जो है रैंक का फॉर्मूला है। अगर रैंक ए प्लस बी का चाहिए, तो कहता है कि रैंक ए प्लस रैंक बी के बराबर हो सकता है, या उसके ऑर्डर का जो जो भी मिनिमम होगा वो लेंगे। और इधर हो गया किसी एक में से दूसरे को घटा के मॉड ले लेंगे, या इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लेना है आपको रैंक ए माइनस रैंक बी, कॉमा रैंक बी माइनस रैंक ऑफ ए। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उससे करना है। ठीक है? तो ये चीजें हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो फिर हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी क्या ही बनाएंगे इसको, बस अभी दिमाग में रखिए कि अगर ए का रैंक को रिलेट करना हो एडजॉइंट ए के रैंक से, तो ये एक रिलेशन आपको दिमाग में रख सकते हैं। क्या? रैंक ए का अगर एन है तो एडजॉइंट का भी एन होगा। रैंक ए का अगर n-1 रैंक है तो एडजॉइंट का 1 हो जाएगा। अगर ए का रैंक लेस देन इक्वल टू n-2 है तो एडजॉइंट का रैंक कितना हो जाएगा आपका? 0। एडजॉइंट का रैंक कितना हो जाएगा? 0। ये दिमाग में रख सकते हैं। n के लिए n, n-1 के लिए 1, और n-2 या उससे छोटा के लिए 0। हम यहाँ पे पूरा बनाए होंगे। ए के लिए n है, तो अगर n-1 है तो डिटर्मिनेंट 0। इसमें पूरा यहाँ काम किए, यहाँ काम किए, तब 1 आया। और जब उससे छोटा कर दिया तो उससे छोटा के लिए आपका सीधे सीधे अर्धविराम का क्या आता है? 0 आ जाता है। ठीक है? ये क्वेश्चंस हम लोग किए थे। चलिए ठीक है। हम्म, ये सब ठीक है, ये कोई खास नहीं है, खास नहीं है, खास नहीं। ब्लॉक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं अभी। ये नहीं, ये सब आराम से डिटेल में देखने का चीज है।
वो कोई खास नहीं है। हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये तो EIJ नोटेशन है, एलिमेंट्री का, किसी किसी ने पूछा होगा बुक से, तो ये हम इसको बताए होंगे क्लास में शायद, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसे भी हम लोग फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। ये नोटेशन है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन था बुक्स का, तो उसी को हम यहाँ समझाए थे, तो इसे आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये जितना भी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं, सिंपल सा हम यहीं पे समझाते हैं, देखिएगा। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है AX इक्वल टू बी, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स आपके कॉलम वेक्टर होंगे जो कि अननोन है, बी आपके भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे जो कि नॉन है, ये मुझे पता है। एक्स क्या होंगे आपके, अननोन हो जाएंगे, जो मुझे निकालने होते हैं। मुझे एक्स का वैल्यू निकालना होता है। बी आपको पता है, ए हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, किसका, किसके लिए हो गया आपका, जो आपको सिस्टम दिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि वेरिएबल्स या अननोन कितना है, n वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है, m है, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो m/n का बनेगा। अननोन की संख्या n है तो n/1 का कॉलम मैट्रिक्स, अननोन की संख्या m/1 बनेगा, क्योंकि आपके जितने इक्वेशन है उतना ही तो b1 b2 आएगा ना। तो ये आपका हो गया AX इक्वल टू बी, वेर AX एंड B, ठीक है। बेसिकली ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है जो कि मुझे पता है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू मुझे निकालना है। इसी एक्स को ही तो निकालना होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। कितने सारे, इसका यूज क्या करते हैं, जब मेरे पास, हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन हो और डायरेक्टली सॉल्व करना टफ हो जाए। जैसे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो एक का वैल्यू दूसरे में उठा के पुट कर देंगे तो आसान पड़ता है। बट अगर 10 इक्वेशन है, 15 अननोन है, तो कैसे होगा, 10 इक्वेशन और 10 अननोन है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। उस केस में हम लोग करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह का होता है, अगर AX इक्वल टू बी है और अगर बी आपका जीरो वेक्टर नहीं है या जीरो मैट्रिक्स नहीं है, उस केस में हम लोग बोलते हैं इसको AX इक्वल टू बी को नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर बी जीरो हो जाता है, AX इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो वेक्टर, इसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ये कुछ हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस कहते हैं जब AX इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजीनियस कहते हैं जब AX इक्वल टू आपका क्या होता है, B। होमोजीनियस सिस्टम का ऑलवेज सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सॉल्यूशन रखेगा। तो हमेशा सॉल्यूशन रखेगा तो किस तरह रखेगा, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसके पास होगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखिए, यूनिक या इनफाइनाइटली। ए एक्स इक्वल टू, ए एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, ए एक्स इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। और ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पे ये आपका नॉन जीरो है, भी इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। इसके पास क्या होता है, ऑलवेज सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। ऑलवेज सॉल्यूशन में दो वैरायटी होता है सॉल्यूशंस का, क्या क्या होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन, या बोलते हैं हम लोग जीरो सॉल्यूशन। और एक वैरायटी और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थोड़ा सा एक ही बार में यही लिख देते हैं कि कितना वहां पे करेंगे। इसी से हम अभी क्वेश्चन पे चल जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारा। इसमें जो है आपका कई सारा वैरायटी होता है, एक होता है आपके यूनिक सॉल्यूशन,
ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन जो भी होंगे वो नॉन जीरो सॉल्यूशन ही होंगे, ध्यान रखिएगा। जीरो सॉल्यूशन यहाँ कभी पॉसिबल नहीं है यूनिक में। यहाँ यूनिक में जीरो पॉसिबल है होमोजीनियस में, बट नॉन होमोजीनियस में यूनिक में जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीरो अगर कर देंगे तो लेफ्ट साइड जीरो राइट साइड जीरो होगा नहीं ना। अच्छा, एक क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी, ठीक है। रैंक ऑफ ए कब बराबर हो जाए, रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी। और ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो। ध्यान रखिएगा ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि m बाई n है। जो कॉलम होते हैं नंबर ऑफ अननोन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल। और जो m होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कितना इक्वेशन आपको दिया गया है। m इक्वेशन n अननोन वाले में से हम लोग ये सारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में इधर जो किए थे इसमें आपका रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन में जो होता है रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होता है, जिसमें कि ओनली जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में भी यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए जो है बराबर होता है रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी, ठीक है। और ये अननोन के बराबर होता है, तभी यूनिक हो गए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, दोनों का रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम होता है। और एक केस इसमें एक वैरायटी और आता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कब होता है, जब आपका इफ रैंक ऑफ ए बराबर नहीं हो रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी। अब अगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है वो भी थोड़ा बता देंगे, सिंपल सा। ए को लेना है, ए का जितना कोफिशिएंट है, और साथ में जो बी वाले वेक्टर है उसमें भी एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा देना है। ए को लेना है, ए का जो तो होगा ही वो सारे को तो हम लिख देंगे, और एक्स्ट्रा में बी वाले जो है उसको भी ले लेना, मतलब एक कॉलम एडिशनल आ जाएगा, तो वो हो गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आई होप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में इतना ही में सारा क्वेश्चंस बनेगा, इतना ही में। एल्वेज तो सॉल्यूशन सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं, कौन सा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ सबसे नीचे क्या लिखे हैं? ठीक है। यस। वो इरेज हो गया था थोड़ा सा, है ना। एल्वेज सॉल्यूशन होगा, हमेशा सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मेनी होंगे, यूनिक पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी, इसमें भी एलआई सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर एलआई सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए हो जाएंगे। और इसमें कितने होंगे एलआई सॉल्यूशन, अननोन माइनस, अननोन माइनस रैंक ऑफ ए प्लस वन नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशंस कहने का मतलब, अगर इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है वो तब पॉसिबल होगा जब कम से कम एक एलआई सॉल्यूशन हो, तभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। क्योंकि एलआई सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन सॉल्यूशन होता है, तो वहां से कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में यूनिक ही होगा, इनफाइनाइटली मेनी नहीं होगा। तो इसमें जीरो सॉल्यूशन, तो जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो अगेन जीरो देगा, तो एक ही बनता है। बट अगर एक भी एलआई सॉल्यूशन है तो एलआई सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होता है। इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट एक एलआई होना चाहिए। कितना सारा एलआई होगा, तो अननोन से रैंक की संख्या घटा, रैंक को घटा देंगे। यहाँ पे अननोन से रैंक घटाएंगे, लेकिन एक एडिशनल लाएंगे फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए, क्योंकि नॉन होमोजीनियस को सब्ट्रैक्ट करके होमोजीनियस बनाते हैं ना, तो वहां से एक आता है, फिर वहां से ये सॉल्यूशन निकल के आता है सारा चीजें। तो एन माइनस रैंक के प्लस वन नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ पे एन माइनस रैंक के नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन हो जाएंगे। इतना ही को हम क्लास में, पूरे क्लास में अच्छे से बताए हैं, और क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें हैं, जैसे हम बोले हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है, x बराबर जीरो ऑलवेज सॉल्यूशन होंगे, इसके पास ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, होमोजेनियस सिस्टम का बोले हैं।
उसके बाद बोलेंगे कि कैसा होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। के जो है डिपेंड करेगा कि आर से लेंगे तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सारा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस किए। सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब अगर आपको एक भी एलआई सॉल्यूशन मिल गया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे या लीनियर में के स्केलर लगे आपके फील्ड से, इसका मतलब ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। वो सारा चीजें हम बताएं जो कि वहां पे एन माइनस आर आपके नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो एन माइनस आर एलआई सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आर क्या है? आर है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वही हम घटाएं अननोन से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को। ठीक है, नेचर का बताया यहाँ पे वही केस लेके कितना जीरो एलआई सॉल्यूशन होंगे अगर आपका रैंक ही एन हो जाए। अगर एन से घटता है तो वही वाली बात अभी हम जस्ट लिखे ना, एन माइनस आर एलआई सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, उसी तरह से ये कोई केस केस कोई काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, कैसे निकालेंगे कि कितना एलआई सॉल्यूशन होगा? तो ए एक्स को हम लोग इक्लॉन फॉर्म से कर देंगे, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म में रैंक इम्पैक्ट नहीं करता है, रैंक उतना ही रहता है। तो पहले हम लोग इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से हम लोग रैंक निकाल लेंगे, अननोन से रैंक घटाएंगे, जो आएगा उतना सारा एलआई सॉल्यूशन। अगर एक भी एलआई सॉल्यूशन आ जाता है, इसका मतलब सिस्टम है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर एक भी एलआई सॉल्यूशन नहीं आता तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस केस में। क्यों? इनफाइनाइटली तब होगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब होंगे जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। जीरो सॉल्यूशन तब होंगे जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। उसी तरह से यहाँ पे है, इस जगह पे भी हम लोग वही सेम कंडीशन को दोहरा सकते हैं कि यूनिक तब होंगे जब ये सेटिस्फाई करता है, उसके बाद इनफाइनाइटली होंगे जब ये वाला सेटिस्फाई करता है, और नो सॉल्यूशन हो जाएंगे जब ये वाला सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए। हाँ, बोलिए, क्या पूछना है? Why saying that homogeneous solution is trivial solution, dependent solution? homogeneous solution थोड़ी बोल रहे हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जब रैंक बराबर होता है अननोन के, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमोजेनियस तो होमोजेनियस में दोनों आते हैं। ट्रिवियल दैट इज जीरो सॉल्यूशन। इस केस में जो हम लिखे हैं ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, तीनों सेम है। ये कब होंगे? जब रैंक जो है आपका अननोन के बराबर होंगे, तब की बात कर रहे हैं। होमोजेनियस में तो दोनों केस है, इनफाइनाइटली मेनी भी है, तो इसमें ट्रिवियल थोड़ी बोल पाएंगे। ट्रिवियल दैट इज, इसमें जीरो सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लियर बात प्रखर? ठीक है ना? इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी भी है, जो कि ट्रिवियल नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे ट्रिवियल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ यूनिक लिखे हैं। यूनिक इन द सेंस ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ये होता है कि ओनली वन है, यहाँ ओनली वन ही है, बट ओनली वन में यहाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ ओनली वन में जीरो पॉसिबल है, यहाँ पे नॉन जीरो पॉसिबल है, उसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ही, सेम क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बना चुके तो भी, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बेसिकली मुझे बताइए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इसका नेचर कैसा है सॉल्यूशन का? क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है? देखिए, होमोजेनियस है, होमोजेनियस में या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक इन द सेंस जीरो सॉल्यूशन। आपको बेसिकली एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकालना है। क्या करना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू। लेकिन कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू? अगर यूनिक है यानी कि ट्रिवियल है, होमोजेनियस में यानी कि जीरो है, यानी कि जीरो कहने का मतलब कैपिटल एक्स बराबर, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। ठीक है, और अगर नन जीरो है तो हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा कि अच्छा, ये एक्स वाई जेड एक दूसरे पर डिपेंड कर जाएगा, और एक्स जो है वो आर से है, कुछ भी लेते जाएंगे वो सारा का सारा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या बोले, तो आप इसको मुझे बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ पढ़ रहे हो तो नहीं जाएगा दिमाग में, और आप पहले से अगर पढ़े हुए तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं ना है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हम जस्ट रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे सबको। ध्यान रखिएगा, इतना तेजी से नहीं पढ़ाई होगा, ताकि हम क्वेश्चन बनाएंगे ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, तो आपको सारा चीजें समझ में आए।
मुझे नेचर बता दीजिए इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कितना एलाइज सॉल्यूशन है ये भी बताना है। सर इन्फिनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी होगा, यस सर। कितना एलाइज सॉल्यूशन होगा तब? सर इसमें एक मतलब एक रो जीरो रो हो जा रहा है। कितना एलाइज सॉल्यूशन हो रहा है? हाँ, मैंने बता दिया। इनफाइनाइटली मेनी तब एग्जिस्ट करेगा जब एटलीस्ट वन एलाइज सॉल्यूशन हो, एक भी एलाइज सॉल्यूशन होगा तभी इनफाइनाइटली मेनी, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी नहीं होगा। और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी नहीं एल आई होगा। सॉल्यूशन है, एल आई सॉल्यूशन एक है। एक आ रहा है, हम्म, ठीक है। तो एलाइज सॉल्यूशन भी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप रैंक निकालिए। सारा चीजें डिपेंड करता है रैंक ए का, होमोजीनियस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर रैंक ए का एन के बराबर है तो यूनिक या ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन, अगर रैंक एक एन से कम है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तभी तो अब नंबर ऑफ अननोन सॉल्यूशन एन से कम है, तभी तो ये वैल्यू एटलीस्ट वन आएगा। कितने आएंगे? एटलीस्ट वन। नहीं तो अगर ये एन तो जीरो एलाइज सॉल्यूशन, जीरो एलाइज सॉल्यूशन कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला। चलिए इक्लॉन फॉर्म से रैंक पे आते हैं, ये आ गया। ए का रैंक या ए वन का रैंक सेम है, आपको रैंक पता चल गया टू। नंबर ऑफ अननोन कहने का मतलब कॉलम, कॉलम कितना है? थ्री, दैट इज एक दो तीन, तीन वेरिएबल है। तो टू थ्री से कम ही होता है, ये नंबर ऑफ अननोन है। इसका मतलब एक एलाइज सॉल्यूशन आ गया, एक एलाइज सॉल्यूशन हो गया तो सिस्टम के पास कितना हो गया? इनफाइनाइटली मेनी। सिस्टम के पास कितना हो गया? इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। अगर ये थ्री होता है तो थ्री से थ्री घटा देते, जीरो एलाइज सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब सिस्टम के पास यूनिक होता है, यूनिक दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और ट्रिवियल में होता है जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, मतलब सिंपल एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो 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 इज द ओनली सॉल्यूशन। सर कभी कभी रहता है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन के टर्म में बताएं। क्लास हाँ, 12th में रहता था ठीक है। अब मेरा तो उसको क्वेश्चन सब इसमें, मैट्रिक्स में रिड्यूस करते थे। हाँ वैसे भी कर सकते हो। चलो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बस मुझे ये बता दो कि इसमें जो एक एलाइज सॉल्यूशन होगा ना, एक लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन मुझे निकाल के बताओ जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन करने पे अगेन सॉल्यूशन होता है। तभी तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वो एक एलाइज सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, बस ये बता दो मुझे। हाउ टू फाइंड वन एलाइज सॉल्यूशन? इसका मतलब 100% अच्छा एक्स वाई कोई जेड एक एक दूसरे पे वेरिएबल डिपेंड को कर रहा है। कोई एक वेरिएबल को ले लेते, क्या? कोई एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। तो मुझे बताओ ना कुछ ऐसा, मान लेते हैं हम तुमको दिए एक्स बराबर, ये लो एक्स बराबर, मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा, जिससे हम लोग बोल पाए कि ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। क्या होगा बताओ कुछ ना कुछ। और ये जीरो नहीं होगा क्योंकि एक एलाइज सॉल्यूशन है, एक एलाइज सॉल्यूशन है तो वो एलाइज सॉल्यूशन निकाल के दो मुझे। कैसे निकालेंगे, प्रोसेस क्या होगा? बता रहे सर। बताइए प्रखर, प्रोसेस क्या होना चाहिए?
ए एक्स इक्वल टू जीरो जो है ना, ये इक्विवेलेंट हो जाता है A1 x इक्वल टू जीरो। तो अब जो ए एक्स से निकालिएगा वही A1 से निकलेगा। ए एक्स जो था ये वाला सिस्टम, उसी को A1 x से निकाल लीजिए ना। यहाँ से तो आसान पड़ेगा ना निकालना इक्लॉन फॉर्म से, क्योंकि यहाँ जीरो है। ये एक्स का, वाई का, जेड का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट जीरो, वाई जेड का है, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई जेड तीनों का जीरो। तो जितना एलआई सॉल्यूशन होता है उतना ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। वो डिपेंड नहीं करेगा, जितना एलआई सॉल्यूशन उतना ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट। तो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स रहेगा, एक का वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कर देंगे, वहां से काम निकल के आ जाएगा, आसानी से होगा। ये सब क्वेश्चन आता है पीआई क्विज में भी देखेंगे, पर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, तो फिर काम मेरा आसान हो जाएगा ना रिवीजन कराने में। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, बना ही दिए हैं यहाँ पे, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। A1 है, ठीक है। 0 × x माइनस 7 × 8 × j, इसी से काम करेंगे, जहां से एलआई सॉल्यूशन निकाले इक्लॉन फॉर्म करके। ऐसा है। एंड x + 3y - 2z इक्वल टू 0। अब हम बोले जितना एलआई सॉल्यूशन है उतना ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। आपके पास तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, और दो इक्वेशन अभी के लिए है, वाई और जेड, है ना। एक इक्वेशन ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला। दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल वाले को हम सॉल्व तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, यूनिक तो जिंदगी में नहीं होगा। चूंकि एक एलआई सॉल्यूशन है, तो हमने किसी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया, y बराबर टी। अगर y बराबर टी आया, इन जनरली अगर कुछ नहीं बोलता है तो t कॉम्प्लेक्स फिल से लेंगे। अगर रियल में काम करना चाहता है तो t आपका r से होगा। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी, वेरिएबल कहाँ का है, अगर बोल देता है कि ये वेरिएबल आपके रियल है, रियल सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उस केस में t बराबर जो भी हम लिए वो r से लेंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स से ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिए, y बराबर t कॉम्प्लेक्स है। एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कर दिया, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो जेड उस पर डिपेंड कर गया। और जब वाई और जेड टी में आ गया, तो यहां से हम लोग एक्स भी निकाल लिए, और यही तीनों को हम लोग रख दिए। ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया वाई बराबर टी और जेड बराबर 7/8t। यही हम आपसे मांग रहे थे कि बताइए एक्स बराबर वाई बराबर जेड। टी आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। टी करने का मतलब आसान हुआ, या आप यहीं से कर सकते हो, जेड का वैल्यू वाई के टर्म में और एक्स का वैल्यू भी वाई के टर्म में। तो यहाँ पे आप टी के जगह वाई कर दीजिए, यहाँ वाई कर दीजिए, यहाँ वाई कर दीजिए, आसान होगा। या एक्स के टर्म में ही सबको रख सकते हैं, एक्स के टर्म में ही रख सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के भी टर्म में रखिए। तो हम सोचे क्यों ना इसको एक नया वेरिएबल मान ले, पैरामेट्रिक फॉर्म में आसान होगा, है ना। अब टी आपका हो कॉम्प्लेक्स से, टी का वैल्यू चेंज करते जाइएगा, आपको न्यू न्यू सॉल्यूशन मिलते जाएगा। क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब वी हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। किसी भी टी का एक वैल्यू पे जो आएगा यही एल आई होगा। टी के अलग अलग वैल्यू पे फिर इसी का लिनियर कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन देगा, बेसिकली इसी का मल्टीपल में देगा, तो एल आई एक ही होगा। होंगे तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन एल आई कितने होंगे, ओनली वन हो जाएंगे, ठीक है, ओनली वन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट एक ही होंगे, बाकी सारा डिपेंड करेगा। अब जैसे इसी केस में मान लेते हैं टी बराबर जीरो नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा जीरो को छोड़कर, जीरो सॉल्यूशन एलडी होता है, गड़बड़ कर देगा, ठीक है। जैसे टी बराबर हम ले लेते हैं 4, तो टी बराबर 4 में आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा -5 4, और टी बराबर 4 हो गया तो 7/2। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये दोनों अगर एक सेट में रहता है तो वो एलडी सेट हो जाएगा। अगर आप इसको x2 मानते हैं, इसको अगर आप x2 मान के चलते हैं, और आप बोलिएगा कि सर ये जो x1 x2 है, क्या ये एल आई होगा, नहीं ये एल डी होगा। क्यों?
क्योंकि एक जो है दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। एलडी होगा तो एलआई कौन होगा, किसी एक को बोलिए, या तो ये वाला सिंगलटन एलआई है या सिंगलटन ये वाला एलआई है, या x1 एलआई है या x2 एलआई है, दोनों एक साथ एलआई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक ही एलआई है लेकिन सॉल्यूशन दोनों है। इस तरह का कितना मिलेगा, जितना आप अलग अलग टी रखते जाओगे। कितना सर आपके पास टी रखने के लिए है, इनफाइनटली मेनी, इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन भी कितना है, इनफाइनटली मेनी। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्या बात में समझ में आया सबको, क्या इन्फेंट्री में नहीं होता है, कैसे निकालते हैं, एलआई सॉल्यूशन क्या होता है, क्या ये सब कुछ समझ में आया, तभी तो क्वेश्चन पे जाएंगे तो फटाफट बनेगा। सर क्लियर एलआई है, जैसे 2 रहेगा तो सॉल्यूशन स्पेस कैसा रहेगा उसका? सॉल्यूशन स्पेस तो एक ही को रहेगा, यही आपके सॉल्यूशन स्पेस है बस, ये वाला दिस इज सॉल्यूशन स्पेस, वन डायमेंशनल सॉल्यूशन स्पेस है, थ्री जैसे टेबल के एलआई लेकिन 2 वन रहा तो डायमेंशनल है। एलआई से एलआई 2 रहेगा तो भी सॉल्यूशन स्पेस इसी तरह अगर का दो रहेगा। एलआई होंगे तो दो डायमेंशनल बनेंगे, दो एलआई में आपके T1 T2 टाइप से होंगे कुछ ना कुछ, तो दो डायमेंशनल के बनेंगे। तो 2 पैरामीटर रहेगा उसके, हाँ क्या, 2 पैरामीटर रहेगा मतलब। हाँ दो पैरामीटर रहेगा तभी दो डायमेंशनल बनेगा। एक पैरामीटर है तो एक ही डायमेंशनल बनेगा, क्योंकि फिक्स हो रहा है ना। ठीक है। आप अगर यहाँ वाला फिक्स करती हो तो, अगर एक्स वाले कोऑर्डिनेट फिक्स करती है तो वाई जेड तो ऑटोमेटिक फिक्स हो गया ना। तो बेसिकली हाँ डायमेंशन तो एक ही, एक लाइन जैसा बनेगा, एक प्लेन बनेगा 3D में। ये क्या है, दिस इज अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। अगर एक्स का वैल्यू आप फिक्स करते हैं तो वाई जेड फिक्स हो रहा है, बेसिकली हर एक एक पॉइंट फिक्स करें तो एक प्लेन ही तो बनेगा इस तरह से। चाहे ऐसे जाएगा, जैसा भी जाए एक प्लेन आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। एक आप कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हो गया एक्स, हम ऐसा ऐसा कर देते हैं। यहाँ पे हो गया -5/4 x, फिर लिखिए आप x, फिर लिखिए 7/8 x, ये क्या देगा, एक पॉइंट जब भी आप इसको ड्रॉ कीजिएगा x बिलोंग्स टू r, तो ये क्या देगा, एक आपको प्लेन ही तो देगा। अगर हम लोग रियल नंबर सिस्टम में वर्क करें, है तो आपके 3D का, लेकिन आपको एक प्लेन देंगे ये, और कुछ नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, एक प्लेन देगा जो कि वन डायमेंशनल होगा। प्लेन बोले तो एक लाइन जैसा आप इसे सोच सकते हैं, 2D में एक लाइन जैसा सोच सकते हैं, 3D में वो एक प्लेन जैसा दिखता है जो कि वन डायमेंशनल ही होगा। सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, ना हाइट बढ़ेगा ना विड्थ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब समझ में आ रहा है ना ये कैसे काम कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम। ये उसी तरीके से नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में ठीक है, ये तो समझाए हम। ये तो अभी हम लिख भी दिए हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या, ये तो हम आंसर भी लिख दिए हैं, अब क्या ही बोलेंगे, आंसर भी लिखा हुआ ही है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बस इतना बताइए वेरीफाई करके कि ये सही है कि नहीं है। भूल गए कल ये करना, दिमाग से हट गया था कि मुझे आंसर हटा देना चाहिए था। ये नोट से ना ये हटेगा भी नहीं। ठीक है, कॉन्सिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्या पीवाई क्यूज में ऐसा क्वेश्चन है तो हम पीवाई क्यूज में बनाते हैं। पीवाई क्यूज नहीं, ये तो अभी आपसे नहीं होगा, मतलब बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला आप ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ए बराबर है बी बराबर है, 2017 ने पूछा है। देन द सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी ओवर द रियल नंबर्स, रियल नंबर पे बात कर रहा है, मतलब जो भी अल्फा बीटा है सब रियल नंबर है। नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इन्फिनिटी मेनी हो गया यूनिक सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपली ये जो है यहाँ पे इसको देखना है, समझ। होमोजीनियस में है ना। चलिए, क्या ये होगा, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को देखिए, अगर होगा तो कीजिए, नहीं तो इसका जो ऊपर में हम ऑब्जर्वेशन बताए हैं उसी से करना है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, इक्लोन फॉर्म बनाना है। इक्लोन फॉर्म क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको ए का तो रैंक पता ही होगा, मतलब आप निकाल सकते हैं। ए अगुमेंटेड बी से ही बनता है, तो ए अगुमेंटेड बी कितना हो जाएगा, आपको हम बस इतना लिख देते हैं, 1 -1 1, और इधर हो जाएगा 1।
फिर हो जाएंगे 1 1 1 और उधर जाएंगे 3, फिर हो जाएंगे 2 3 अल्फा और हो जाएंगे बीटा। बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी, जहाँ पे ये हमेशा थोड़ा सा डॉट 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 लकीर दे दिए। ये हो गए इधर ए का रैंक, आप ट्राई कर सकते हैं, और जब आप इस पूरे को लोगे तो ए अगुमेंटेड बी हो गया ये। ठीक है, ये कितना बाई कितना हो गया, 3/4 का हो गया, एक कॉलम आपके बढ़ गए। अब ए आपको पता है 3/3 के है यहाँ पे, ठीक है ना, और अगुमेंटेड 3/4। तो नो के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी। यूनिक के लिए रैंक ऑफ ए बराबर होना चाहिए ए अगुमेंटेड बी, जो कि नंबर ऑफ अननोन, अननोन कौन है, 3 ही अननोन है, ध्यान रखिएगा। एन एन यहाँ से निकालते हैं 3/3, एन बराबर है यहाँ पे 3, ठीक है, कॉलम की संख्या जो है, और इनफाइनटली मैनी या इनफाइनाइटली मैनी रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी लेस देन एन, बराबर होना चाहिए लेकिन एन से छोटा, और बाकी चीजें, ठीक है। मुझे फटाफट बताइए कौन कौन सा, एक ही ऑप्शन चॉइस है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ये बताइए। आएगा। सी, ओके। और इनफिनिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप बोल रहे हो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर, बीटा नॉट इक्वल टू 7, अच्छा आप ये बोल रहे हो, ठीक है। और कोई, टाइम लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम है, रिवीजन के साथ में आप बना रहे हो, टाइम लीजिए, फिर ये प्रैक्टिस होगा कुछ दिन बाद तो ये स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है ना। सर ऑप्शन डी, यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3। यूनिक सॉल्यूशन होगा अल्फा नॉट इक्वल टू 2, चलिए देखते हैं जी, कितना टाइम लग गया, ऐसे काम चलेगा।
ठीक है, चलिए उसी इक्लॉन फॉर्म में ही करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको इक्लॉन फॉर्म को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो रैंक वगैरह बोलेंगे। एक साथ कर देते हैं दोनों का, 1 - 1 1 1, घटा देते हैं 0 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हो गया 0 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा -2, और ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया बीटा -2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, एक साथ कर रहे हैं, दोनों का रैंक पता चल जाएगा यहाँ से, 1 - 1 1 1, ठीक है। तो 0 2 0 2, ऐसा हो गया 0। अब इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0। नीचे में करते हैं 2 से, तो हो गया 2 अल्फा-2, और ऊपर कर दिए 5 से, तो 5 से तो 5 इंटू 0 5 ही हो जाता, 0 ही होता है। तो 2 अल्फा माइनस हो गया 4, सिंपल सी बात है, 2 अल्फा -4, ओके। इसको किए थे हम लोग 2 से, इसको किए थे 5 से, और नीचे से सब्ट्रैक्ट किए थे। तो 2 से तो 2 बीटा -4, और सब्ट्रैक्ट किए थे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10, तो कितना हो गया 2 बीटा -14। तो ये यहाँ पे 2 बीटा -14। चलिए अब इसको ये आ गया इलॉन फॉर्म। तो क्लियर है कि अब आते हैं एक ऑप्शन में, कहता है कि नो सॉल्यूशन व्हेन बीटा नॉट इक्वल टू 7, अगर बीटा 7 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 7, अगर पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, जो क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है हम उसी के बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर कहता है कि पहला ऑप्शन के लिए बीटा अगर आपका 7 नहीं है, तो अगर बीटा 7 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 14 - 14 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो एक नॉन जीरो रो, दो नॉन जीरो रो, और तीन जो नॉन जीरो रो इक्लॉन फॉर्म में। ये लकीर सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आपको लगे कि अच्छा ये ए वाला है, ये इक्लॉन वाला है, ठीक है। तो तीन नॉन जीरो रो, तो रैंक हो गया 3। तो अगर बीटा इतना है तो इक्लॉन फॉर्म में ए अगुमेंटेड बी का जो रैंक हो जाएगा 3, ठीक है। इसका हो गया 3। तो ये कहता है नो सॉल्यूशन जब इतना हो। अच्छा, व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा भी तो मैटर करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अब आता है अल्फा, इसी में से आता है, इफ अल्फा अगर आपका आता है 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका बीटा 7 नहीं है। बीटा 7 नहीं है तो रैंक अगुमेंटेड करती, अगर अल्फा 2 तो ये हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो एक नॉन जीरो रो नॉन जीरो रो, ए में देखते हैं इतना में, तो रैंक तो हो गया 2। अगर अल्फा इक्वल टू 2, इसका मतलब रैंक हो गया ए का 2। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया रैंक भी ए का हो जाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, जो कि नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। तो इस केस में हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से, एक हो गया इसमें, हो गया 2, इसमें 3, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया यहाँ से? नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है, अच्छे से देखिए तो, वेन एवर खाली कहता है। अरे इसमें तो दो यूनिक भी पॉसिबल हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। सी कहता है कि जब भी बीटा 7 के बराबर नहीं है, नो हो जाएगा। अरे अल्फा पे भी मैटर करता है, अल्फा अगर 2 होता है तो नो होगा, अल्फा अगर 3 हो गया तो यूनिक भी हो जाएगा। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब अल्फा 2 नहीं है, तो जब अल्फा 2 नहीं है तब तो यूनिक होता है, इनफाइनाइट कहाँ हुआ? समझ में आया? अच्छा, इसको भी हटा देते हैं कुछ देर के लिए। जब अल्फा 2 नहीं है तो रैंक ए 3, और जब रैंक ए 3 तो अगुमेंटेड भी 3, क्योंकि अगुमेंटेड को तो 3 से ज्यादा जाएगा नहीं, 3 या 3 से कम, है ना। और रैंक ए का ही 3 हो गया तो एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो, अगुमेंटेड का भी तो 3 ही होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सब मैं बताए हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी होगा, और ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम होगा जो आपका ऑर्डर है, जो भी m और n+1, n+1 इसलिए किया क्योंकि अगुमेंटेड में एक कॉलम बढ़ जाता है, दोनों का मिनिमम।
तो इसमें से दोनों का मिनिमम देखिएगा तो ये है 3/4, दोनों का मिनिमम 3। तो इसका जो है 3 से छोटा और आर्गुमेंटेड ये है आपका 3, 3 से बड़ा होगा और ये 3 से छोटा, तो बीच वाला का तो 3 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ए का रैंक 3 हो गया, हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, इफ रैंक ऑफ ए बराबर आपका 3 है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड भी आपका 3 होगा। इस केस में क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये कहता है कि इनफाइनेटली होगा, गलत। इनफाइनेटली होगा, अल्फा 2 बीटा 7 ना हो, बीटा 7 ना हो और अल्फा 2 हो, नो सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट कहाँ हुआ? तो नो सॉल्यूशन हो गया, है ना? बीटा 7 ना हो और अल्फा 2 हो जाए, ये वाला केस चला गया, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा अल्फा 2 नहीं हो, अल्फा 2 नहीं हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बी। अगर इसको देखें तो रैंक ए 3, रैंक ए 3 तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो आराम से इसको करना है, हड़बड़ाना नहीं है, तभी होगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। यूनिक हो जाएंगे आपके जब अल्फा 2 नहीं है, क्योंकि अल्फा 2 नहीं है तो फिर आपके रैंक हो जाएंगे 3, तो आर्गुमेंटेड के 3, तो यूनिक सॉल्यूशन ये कब होगा? जब अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 2 नहीं है। क्या समझ में आया सबको? बताइए तो थोड़ा सा। क्वेश्चन इजी है, बट क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा। ऑप्शन 4 ऑल्सो हैव 3 पॉसिबिलिटी। ऑप्शन 4 3 पॉसिबिलिटी कैसे होगा बताइए? बीटा 7 हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑप्शन 4 को। देखिए, आप एक चीज नोट कीजिए, अगर ये आपका 0 नहीं है तो आपके तो 1 2 3 नन जीरो हो चुके हैं, तो रैंक ए के भी 3 और ए से ज्यादा हो सकता है आर्गुमेंटेड का, तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 3/4 में मिनिमम होता है रैंक, तो ये होते हैं 3। तो ए का भी 3, आर्गुमेंटेड का भी 3, तो यूनिक ही होगा। इसका मतलब, इससे मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर आपका 1 -1 1 0 2 0 और 0 0 और यहाँ कोई नन जीरो अल्फा लेते हैं, या हम यहाँ पे कर देते हैं ए, ए नन जीरो है, और इधर अगर आपका 1 2 0 भी हो जाए, 3/4 का है, तो मुझे बताइए इसका रैंक कितना होगा? तो भी तो 3 ही ना होगा, 4 थोड़ी हो जाएगा, और ना 3 से कम थोड़ी हो जाएगा, अगर ये आपका ए नन जीरो है। तो बीटा से मतलब रहा कहाँ? बीटा से तब मतलब रखता है जब ये वाला 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाता है तो रैंक 2, अगर ये 0 होने के साथ यहाँ पे 3 आ जाए, या नन 0 होता है, यहाँ पे बी कर देते हैं, और ये 0, तो रैंक 3। ठीक है, और अगर ये भी 0 ये भी 0, तो रैंक 2। तो अल्फा 0 हो, अल्फा इक्वल टू अगर हम 2 देंगे तब बीटा का एग्जिस्टेंस, बीटा अस्तित्व में आएगा। लेकिन अगर अल्फा 2 नहीं है तो बीटा का कोई रोल नहीं है, बेकार है वो, है ना? तो एकदम ध्यान से लगा के देखना है तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और क्या है, ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम किए थे और भी यहाँ से, आ, जैसे कि ये बुक्स के ही क्वेश्चंस है, कोई भी जैसे एक बुक है उसी में से हम क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, जिसमें कि आप मान लेते हैं कि, चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 2019 के जो भी क्वेश्चन उठाते हैं, आप किसी को भी उठा सकते हैं, डायमेंशन वगैरह का तो अभी नहीं कराएं। यही वाला क्वेश्चन हम आपको अभी दिए थे, ठीक है, ये वाला दिए थे। अभी डायमेंशन हुआ नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। जैसे 31 नंबर है, कब पूछा? 2019 में। तो 31 नंबर को उठा के देखते हैं। टॉपिक वाइज है, इसलिए हम टॉपिक वाइज का ही कर रहे हैं। ठीक है, पीओ के इसका एक बुक है, उसी से कर रहे हैं। ये पीडीएफ आज हम भेज देंगे, कुछ क्वेश्चन के सिंपल सा है, अब इससे बनाइए। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि देखिए स्टार्ट्स नहीं है आपका, स्टार्ट्स मेन है, तो उसमें तो आप फास्ट कर लोगे। हम ये मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर आपको दिक्कत होगा तो हम फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट करने से कब काम कर देते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, वो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना संजीव? वो पीडीएफ हम सेंड कर देंगे क्लास के बाद, जो भी है ये वाला हम इसको अलग से छांट के, मतलब अलग से करके इसमें हम रखे हुए हैं टोटल। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, उसको अलग से हम पीडीएफ बना लिए हैं, तो हम ये सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें है सारा का सारा
वो सारा चीजें यहाँ पे है। क्वेश्चन 2020 2000 इसमें शायद 22 तक है, आई थिंक 2022 तक ही है या 2021 तक है, रेस्ट ऑफ द हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, किसी को भी कर सकते हैं, जैसे यही वाला है कौन सा सही होगा 2019 में पूछा है। अब ये डायमेंशन अभी हम पढ़ाए नहीं है इसलिए हम इस पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि कराएंगे तब ना। डिटरमिनेंट वाला में कौन सा पॉसिबिलिटी है, जैसे यही वाला हम आपसे पूछे थे कि बताइए रैंक क्या होगा, कल के क्लास में नहीं पूछे थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, बोलिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए नॉन होमोजीनियस है, कहता ओनली सॉल्यूशन होगा जब y बराबर ये हो, ओनली होगा जब y बराबर ये हो, ओनली होगा जब y बराबर ये हो, या फॉर ऑल y के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। ओनली 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 काम करेगा या फॉर ऑल काम करेगा, तो आप कैसे काम कीजिएगा, इक्लॉन फॉर्म कीजिए और क्या कीजिएगा, एक एक को लेकर या एक साथ लेकर, आपका मन मान लेते हैं ऐसा करके। ये तो अब सेम ही रहेगा, 2 0 5 1 2 3 -1 5 1। अब आपकी मर्जी, क्या आप एक साथ तीनों ऑप्शन को साथ चेक करना चाहते हैं, मान लेते हैं, सोचना है। एक करता है, अगर पहला कीजिएगा तो हो गया x 0 0, कहता है कि ये ओनली सॉल्यूशन होगा जब, मतलब ओनली सॉल्यूशन करने मतलब यूनिक सॉल्यूशन एक तरह से, x कुछ भी रखिए r से, तो वो कब होगा जब रैंक ऑफ ए बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, ये चीजें हैं। तो पहले रैंक ऑफ ए निकाल लीजिए ना, एक साथ करना है तो हम इसको भी रख लेते हैं साथ में, इस सबको भी रख लेते हैं 0 y 0, साथ में एक और रख लेते हैं, कौन सा 0 y 0, मतलब कहने का मतलब ये तो बेसिकली तो यही है। उसके बाद ये पहला ऑप्शन के लिए, दूसरा के तीसरे के एक साथ काम करेंगे तो जल्दी होगा, मतलब और क्या कैलकुलेशन टाइम बचेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सबके लिए। सोचिए, बाकी सब आप लोग पहले बताइए तब फिर बनाते हैं। पहले ए का रैंक ही निकाल लीजिए ना। अगर ए का रैंक 3 आ गया तो 100% यूनिक सॉल्यूशन होगा, चाहे वाई कुछ भी हो जाए। अगर ए का रैंक थ्री आ नंबर रहा ऑफ अननोन के बराबर हो गया, तो इसको तो अगुमेंटेड का भी यही होगा, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। इतना पता है मुझे कि अगुमेंटेड ए जो है ये लेस देन इक्वल टू अगुमेंटेड होता है, लेकिन जो भी होगा ये नंबर ऑफ अननोन, या हम अभी जो बोले लेस देन इक्वल टू मिनिमम लेंगे किसका, एम रो और कॉलम प्लस 1, इसका मिनिमम होगा। अब 3/3 में से रो तो 3 है, तो ये मैट्रिक्स अगर आप यहां तक भी देखोगे तो ये आपका 3/4, तो इसका मतलब आर्गुमेंटेड का 4 से ज्यादा थोड़ी, 3 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो। तो अगर ए का ही 3 हो गया तो आर्गुमेंटेड का भी 3 हो जाएगा 100%। इसका मतलब अगर ए का ही 3 हो गया तो यूनिक ही होने वाला है, वाई पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए वाई हमेशा यूनिक होगा। तो पहले ए का रैंक तो चेक कीजिए, क्या आ रहा है ए का रैंक, रैंक 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। 3। हाँ, अगर यस। ए का रैंक 3 है तो वाई पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ए का रैंक 3 आ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ए का रैंक 3 से कम आ रहा है, फिर हम सोचेंगे कि अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन मैच करेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन मैच करेगा सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि अगर ए से 3 से कम होगा 2, और मान लेते हैं ये वाला डाल देते हैं और इसके साथ में हो जाता है 3, तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये भी 2 ये भी 2, तो फिर इनफाइनिटी में सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ओनली सॉल्यूशन, ओनली 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 सॉल्यूशन होगा ओनली फॉर वाई, ओनली फॉर वाई, ओनली फॉर या फॉर ऑल वाई, ठीक है। इफ हेयर, आप लोग 3 बोल रहे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हेयर हेयर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी हो जाएगा फॉर एनी वाई के लिए जो बिलोंग करेगा आपका R3 के लिए।
ठीक है, क्योंकि ए का 3 है तो ये भी आपके 3 ही होंगे। सर रैंक सो अगर 2 आता तो दो ऑप्शन भी तो सही हो सकता था हाँ, मतलब। अगर रैंक 2 होता ए का तो फिर मुझे वाई को भी रख के चेक करना पड़ता, क्योंकि वाई हो सकता है डिपेंड करेगा, क्या पता इसके लिए नो सॉल्यूशन हो जाए, इसके लिए इन्फिनिटी में नहीं हो जाए, क्योंकि अगर रैंक इसका 2 है तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या होगा तो फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो नो वाला चाहिए नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूशन रखता है। तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करने पे भी 2 ही रैंक आए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? सर वैसा कॉम्बिनेशन दो दो को तो हो सकता था। हाँ, अब क्या होगा वो तो रैंक 2 वाले के साथ अगर होता तो हम जैसे इसको रखे, अब अगर रैंक 2 हुआ तो जो भी हम इक्लॉन फॉर्म करेंगे इसमें भी तो चेंजेस होगा ना। ठीक है, अब इसमें चेंजेस होकर पता चला इक्लॉन फॉर्म के बाद भी रैंक 2 है तो वो काम कर जाएगा। और अगर पता चला कि नो सॉल्यूशन हो जा रहा है, इसके साथ में 3 रैंक और रैंक ए का 2, तो फिर वो वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या समझ में आया ना? अगर रैंक 2 होगा तो हम क्या बोले हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, इफ रैंक ऑफ ए बराबर 2, देन ए अगुमेंटेड बी देखना है। अगुमेंटेड बी में क्या करना है, अलग अलग लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। अगर ए अगुमेंटेड बी में भी 2 आता है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ए अगुमेंटेड बी 3 आ जाता है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो जो नो सॉल्यूशन वाला होगा y, उस y को हटा देंगे, जो इनफाइन मतलब जो सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइटली होगा, उस y को पिक कर लेंगे। अगर 2 होता तो की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 आया नहीं, 3 है तो 3 है तो आर्गुमेंटेड का भी 3 है, तो y पे मतलब ही नहीं है, y कुछ भी हो जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, अगर यही 3 है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? तब भी 3 ही रहेगा। यहाँ 0 यस कर दो तब भी 3 ही रहेगा, यहाँ पे 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, तब भी 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हो गया। और देख लेते हैं, जैसे 32 है, इसको बताइए। लेटेस्ट वाले जो पीवाईक्यूज है ना, हम उससे बता देंगे, जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो है लेटेस्ट वाला। बाकी पुराना वाला ऐसे सब कोई बुक्स है मेरे पास, उसी में से देख लेते हैं पीवाईक्यूज, तो ढूंढना नहीं पड़ता टॉपिक वाइज में। अगर आपको ईयरली चाहिए तो वो तो फिर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हम वहां से कर लेंगे। ए स्टार का मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, या जिसको हम लोग ए थीटा लिखे थे, वही है। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा?
मल्टीपल चॉइस ही है। ये पीडीएफ भेज देंगे, इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनाया ना आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी हम वो वाले क्वेश्चन पेपर वाला भी भेज देंगे। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। डी। बी बी। बी तो छोटा क्वेश्चन है, फटाफट होना चाहिए आई थिंक। ए दिया गया है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, पहले तो इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट, तो 1 - आयोटा का स्क्वायर होता है -1 +1, ओके। 1/2। ये 1 - आयोटा 1, तो 1/2 के साथ चला जाएगा, है ना। तो 1/2 हो गया, 1 - आयोटा 1 कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिए, मैट्रिक्स का इधर कर दिए, ओके। अब ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, तो ए स्टार करते हैं। तो ए स्टार अगर हम लोग कर दें, तो 1 आयोटा का कॉन्जुगेट -आयोटा और 1, इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो यही होता है। कॉन्जुगेट पहले कॉन्जुगेट किए तो ये वाला हुआ, ट्रांसपोज भी कीजिए तो घूम के यही देंगे, ठीक है। अब आता है ए स्टार हो गया, अब प्रोडक्ट भी है ना। तो इतना तो पता चल गया, ए नंबर गलत हो गया, ए इनवर्स ये गलत है, क्योंकि ए स्टार ए इनवर्स के बराबर नहीं है, 1/2 आ जाता है। अच्छा ए स्टार ए के बराबर है, तो ए स्टार ए के भी बराबर नहीं है क्योंकि माइनस आ रहा है। -a के बराबर। ए स्क्वायर बराबर -a के बराबर। आइडेंटिटी है, एक और भी है, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तो ए का स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा ये, नहीं होगा, माइनस ऑफ आइडेंटिटी होगा। 1, हाँ 1 जीरो और टू हो वन। गया प्लस आयोटा का इसको -1, 0 हो गया। आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो गया, फिर आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, आयोटा इसको -1 जीरो। +1 0। तो मतलब ये दो गुना हो गया इस तरह से, 0 आयोटा आयोटा 0 ऐसा, तो ये भी तो गया, एक ही ऑप्शन तो बचता है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। ए ए स्टार, ए स्टार बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 आ आयो, जाएगा। हाँ वही देख लेते हैं, ए स्टार 1 -आयोटा 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 और -आयोटा का +1, 2 हो गया, -आयोटा आयोटा 0 0 2, यही हो गया ना, ठीक है। और ये तो आपका दोनों साइड से हो जाएगा, ए स्टार कीजिए ए कीजिए, ए स्टार, ठीक है, दोनों साइड से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। हम्म तो इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारा है, कुछ क्वेश्चन हम इसलिए भी नहीं किए ना, जैसे इसमें बेसिस से रिलेटेड डायमेंशन, तो डायमेंशन वेक्टर स्पेस करेंगे तब पता चलेगा, इसलिए छोड़ दिए, इसको भी हम आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें है तो बेसिस वगैरह, कॉलम स्पेस रेंज स्पेस, इसके लिए इसको छोड़े हैं, ठीक है। ये वाले कर सकते हैं, ये आई थिंक दिए हैं आपको, डिटरमिनेंट 0 फॉर इनफिनिटीज एम्प्टी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 30 नंबर दिए हैं क्या, 30 नंबर एम्प्टी करके, रुकिए, अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अभी इसको करके लिखते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, नहीं किए। एक ये भी क्वेश्चन है, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं किए 30 नंबर, ये तो हम अभी बताएं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया ना। ट्राई कीजिए, एक और क्वेश्चन था नीचे में, वो आप लोग बनाइएगा इसी तरह का है। कहता क्या है कि कोई मैट्रिक्स है टी पे डिपेंड करने वाला, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। डिटर्मिनेंट अगर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 3 डिग्री का है, डिटर्मिनेंट 0 होगा फॉर ऑल, डिटर्मिनेंट से बेसिकली रिलेटेड है, तो या तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बहुत बड़ा तो आई थिंक है नहीं, कर सकते हैं।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बी, डिटर्मिनेंट जीरो होंगे फॉर ऑल टी के लिए। लास्ट लास्ट डी। अच्छा ये बोल रहे हो कि जीरो होंगे एग्जैक्टली टू टी के लिए, तो एम टी का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं ना उससे। अच्छा ये आराम आराम से करें, माइनस एग्जाम टी में आप स्क्वायर फर्स्ट करना। माइनस टी प्लस वन। हाँ तो कितना हो गया यहाँ पे, वन माइनस टी स्क्वायर हो गया माइनस टी, और हो गया यहाँ पे वन माइनस जीरो, तो इतना ही तो हुआ और कुछ तो गया नहीं, प्लस जीरो ही है। तो हो गया वन यस माइनस सर। टी स्क्वायर माइनस टी, इतना ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, डेल्टा बराबर कर देते हैं। तो ये जीरो होंगे कितने वैल्यू के लिए, तो मान लेते हैं डेल इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, देख लेते हैं एक वैल्यू की टू वैल्यू, या तो दोनों रियल होंगे या तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टी का कितना वैल्यू निकल गया, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये तो ऐसे डिस्क्रिमिनेंट से ही चला जाएगा, माइनस फोर सी प्लस, ठीक है दोनों रियल आ गए, है ना, दोनों का दोनों रियल आ गया। इसका मतलब टी बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट सिक्स बाई टू हो गया, थोड़ी सी, हाँ गलत हो गया ना, यहाँ पे प्लस फोर होगा, सॉरी प्लस फोर हो गया, तो रूट फाइव हो जाएगा, रूट फाइव, तो दोनों रियल वैल्यू है। दो रियल वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट जीरो फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज। डिटर्मिनेंट पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ तीन डिग्री, गलत बात है, दो डिग्री का आ रहा है। डिटर्मिनेंट जीरो होगा फॉर ऑल टी के लिए, नहीं दो टी के लिए जीरो होगा, रेस्ट ऑफ द के लिए नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज टी, नहीं दो टी के लिए ही होगा ना। ये तो एक हुआ तो सब कट गया, ठीक है, तो ये तो छोटा क्वेश्चन था। चलिए तो आज का क्लास ना हम लोग थोड़ा सा यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में ये पीडीएफ अभी हम भेजते हैं, इस पीडीएफ में और बाकी वो वाले भेजेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कैसे बनाइएगा, तो ये आपका ऑर्डर है, कैसे लिखना आराम से, थ्योरेटिकल है ऐसा है। आपको पता है कि कोई भी होता है तो अननोन यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, नंबर ऑफ अननोन से सारा चीजें चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कुछ भी ये चेक करते हैं। अब कहता है कि ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन कोई भी बी के लिए। अच्छा, तो आप खुद सोचिए, ए एक्स इक्वल टू बी, अच्छा बी है, तो ऑर्डर क्या क्या होगा, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दे दिया है एम बाई एन। हमने कहा था कि ये जो नंबर ऑफ अननोन रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अननोन है एन, इसका मतलब एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये होंगे एन बाई वन। तो बी आपके कितने के होंगे, दोनों ही तो कॉलम है, ये भी आपके कॉलम है, ये भी आपके कॉलम है। अब थोड़ा सा आपको खुद से सोचना है, कहता है ये हमेशा सॉल्यूशन रखेगा किसी भी बी के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये कहता है कि कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। होमोजीनियस इक्वेशन हैव ऑलवेज सॉल्यूशन, चाहे कुछ भी हो जाए होमोजीनियस के पास तो हमेशा सॉल्यूशन यस होता है, सर, नहीं एक तो ट्रिवियल है। सॉल्यूशन तो होता है, हाँ ट्रिवियल तो है। ये तो ऑप्शन गलत है, होमोजेनियस सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन। ये कहता है हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज यूनिक, अच्छा यूनिक, क्या पता ए का रैंक और आर्गुमेंटेड का रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए, तो क्या ये हमेशा यूनिक होगा, सोचना है आपको। तो एक काम करेंगे, आप कैसा लीजिए, जैसे कि एक थ्री बाई टू ले लेते हैं, एक टू बाई थ्री ले लेते हैं, इस तरह से रख रख के ना आप सोचिए इस केस में कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। y dash equal to जीरो फॉर सम y नॉन जीरो y वेर y dash डिनोट अ ट्रांसपोज, अच्छा ये मैट्रिक्स ये है लेकिन ट्रांसपोज को y dash से रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पूरे तरीके से ये क्वेश्चन का थिंकिंग जो है आप पे सोच छोड़ रहे हैं आज के लिए, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि ये m और n जो है ना दिया गया नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको डिसाइड करना है कि दोनों को बराबर लेना है, कम ज्यादा करके लेना है, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का ट्राई करना है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। अगर एक भी गलत हो गया किसी एक एग्जाम्पल के लिए वो स्टेटमेंट, तो वो गलत हो गया, ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा, इसे तो हम लोग आसानी से काट सकते हैं, आई थिंक, ठीक है, ऐसा ले लेंगे ना, थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू में कर देंगे, तो रैंक इसका टू हो गया, और अगला वाला का रैंक ऐसा करेंगे कि थ्री हो जाए, बस काम बन जाएगा। तो तीन एक का दो, एक का तीन, अगर सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, कभी नो भी बना देंगे।
ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन ये रखता है तो कौन सा कंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली रो और कॉलम यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन का ही एक रिलेशन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। हम ये पीडीएफ ना हम तुरंत भेजते हैं अभी। ये पीडीएफ हम तुरंत भेजते हैं। इसमें से जितना भी है इसमें से रैंक निकालना आप थोड़ा सा सोच के मुझे बनाइएगा। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, सारे एंट्रीज वन है यानी कि जे जो एन बाई एन है उसका ऑल एंट्रीज आर वन। तो जे का रैंक तो वन हो गया, वन प्लस वन प्लस वन, इसका थ्री आंसर तो ऐसे ही हो गया। कोई बात नहीं, आप पहले बनाइएगा फिर सोचिएगा मुझे बताइएगा। चलिए हम इसको अभी हम भेज देते हैं तुरंत। हाँ, क्लास जस्ट इन होने के बाद ही। ठीक है ना। यहाँ से दो पेज को डिलीट करते हैं पहले। कल हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज थोड़ा डिस्कस कर लिए, तो कल ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और बाकी तो ये सब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ वाले क्वेश्चन है। जैसे ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में देखिएगा तो ये वाले क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब ये नेट के क्वेश्चन जैसे आगे 2012, तो पुराना क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे। 2015 के बाद वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अब आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसको थोड़ा सा फटाक से समझा देंगे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं आगे क्वेश्चन। कल आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर करके उसके भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए।